देखिए, कह रहा ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम। कह रहा ही फाउंड अ वुडन ब्रोकन चेयर। तो देखो ये आर्टिकल जो लगा हुआ है ना, ये चेयर के लिए है। किसके लिए है? चेयर के लिए। तो जब ये चेयर आपका नाउन है तो नाउन के पहले हमारा वुडन चाहिए, वुडन चेयर होनी चाहिए। वुडन चेयर मटेरियल है तो मटेरियल साथ होनी चाहिए ना। मटेरियल जो है वो आपके साथ होनी चाहिए, वुडन चेयर एक साथ होनी चाहिए। तो वुडन चेयर एक साथ होने के लिए ऑप्शन आपका एक नहीं होगा। ऑप्शन आपका ब्रोकन वुडन चेयर, आपको देखो बी में दिखा हुआ वुडन चेयर। वुडन चेयर यहाँ है लेकिन ब्रोकन यहाँ लिख दिया, इसलिए कि आर्टिकल आगे है तो आर्टिकल है तो कन्फर्म है कि ये इसके लिए है, बीच में एंड आ जाता है, इसलिए सी गलत है, डी गलत है। नहीं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ही फाउंड ए अ ब्रोकन वुडन चेयर। ये आर्टिकल है चेयर के लिए, वुडन हुआ आपका एडजेक्टिव, ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल हो गया। मतलब मैंने रूम में, कमरे में एक टूटा हुआ लकड़ी का चेयर पाया, टूटा हुआ लकड़ी का चेयर पाया गया। चलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम। देखिए हर एक डेगे डेग पर पार्टिसिपल ही आपको दिख रहा होगा। करा द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम। करा टेलीविजन प्रोग्राम में द स्टार्विंग, देखिए द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल, इसका मतलब कंफर्म हुआ कि ये पीपल आपका नाउन है जो द आर्टिकल के लिए यूज किया जा रहा है। अब यहाँ एंड से दो पार्टिसिपल को जोड़ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दो पार्टिसिपल जुड़ रहा है। पार्टिसिपल आपको हर एक डेग डेग आपको मिल रहा है, हर वक्त पार्टिसिपल आपको दिख रहा है। द स्टार्विंग द पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम, यानी टेलीविजन प्रोग्राम में लोग, कैसे लोग? द स्टार्विंग भूखे और रेगने वाले। स्टार्विंग मतलब भूखे, मतलब भूख कंटिन्यूस होकर रहा। क्रॉलिंग रेंगने वाले, और भूखे लोग लुक्ड मोर लाइक विट्स देन टायरिंग क्रिएचर। करा थके हुए क्रिएचर, थके हुए प्राणियों की तुलना में, विट्स बने होते हैं जंगली प्राणी, जंगली साढ़ को विट्स कहते हैं, जंगली प्राणियों को विट्स कहते हैं। तो यहाँ से यूज करा ना कि द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम। करा टेलीविजन प्रोग्राम में भूखे लोग और क्रॉलिंग लोग, रेंगने वाले लोग, टायरिंग क्रिएचर्स की तुलना में, टायरिंग माने हुआ थके हुए क्रिएचरों, थके हुए जानवरों की तुलना में, थके हुए प्राणियों की तुलना में, थके हुए उनके तुलना में जंगली प्राणियों के जैसा दिखता है, उसके भांति की दिखता है। इसका मतलब यहाँ लुक बने होते हैं दिखना नहीं, लुक का मतलब होता है मालूम पड़ना। सीम इसका साइन आता है, अपियर इसका साइन आता, अपियर इसका साइन आता, सीम लुक सीम अपियर, मालूम पड़ना इसी का हिंदी कहते हैं। लुक होता मालूम पड़ना, सीम होते मालूम पड़ना, अपियर होते मालूम पड़ना। इसका मतलब कंफर्म है कि आंसर आपका सी नहीं होगा, ना ही डी आएगा। पोज होते हैं पोज, पोज क्या होता है ना, ऐसे नहीं देखते होंगे टीवी उवी पर, कपड़ा पहन लिया ऐसे पोज दे रहा, ऐसे दम पोज दे रहा, ऐसे पोज दे रहा। अब हम पोज देंगे, ये क्या हुआ? कपड़ा पहन के जो पोज देता है ना उसको कहते हैं पोज। खासकर टीवी चैनल वगैरह में आप देखे होंगे पोज देते हुए लड़कियों लोग पोज देते रहती है स्टाइलिश स्टाइलिश से। रिजेंबल हो जाएगा, रिजेंबल, रिजेंबल होते एक जैसा दिखना, एक जैसा मालूम पड़ना, एक जैसा दिखना, रिजेंबल होते। रिजेंबल का साइन आते रहता है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर इसी का साइन होता है सिमिलर टू, सिमिलर टू इसी का साइन होता है एक जैसा, रूप रंग एक जैसा दिखना, है ना, एक जैसा। तो वही सेंटेंस यहाँ कह रहा कि द स्टार्विंग एंड क्रॉलिंग पीपल इन द टेलीविजन प्रोग्राम, टेलीविजन प्रोग्राम में जो स्टार्विंग और भूखे और रेंगने वाले लोग टायरिंग क्रिएचर की तुलना में जंगली प्राणियों की जैसा दिखता है, उसके जैसा समतुल्य दिखता है, वैसा उसी के जैसा दिखता है, रिजेंबल उसी के जैसा मिलता जुलता है, तो रिजेंबल्ड हो जाएगा। करा 5 years ago टुडे, देखिए क्वेश्चन आप यदि देखिएगा तो लिखा हुआ 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज ही के दिन आई एम सिटिंग। यदि हम ये आगो का यूज करेंगे, यहाँ देखिए आगो लिखा हुआ है ना, आगो का यूज करेंगे तो कंफर्म है कि सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। अगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये सब का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। किस टेंस में भाई? सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जब हम अगो यस्टरडे का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे
तो कन्फर्म है कि आई एम सिटिंग सही होनी चाहिए, यानी आई साइट होनी चाहिए। पास्ट टेंस के लिए आपको ये V2 चाहिए, बी होनी चाहिए। हैव नहीं होगा, ना ही डी आएगा। आपके पास दो विकल्प बच गया। आगो का यूज हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है, ये बात सही है 5 साल पहले। लेकिन आगे कुछ प्रोसेस दिया गया, देखिए लिखा हुआ आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार, आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड्स बर्लिन। पोलैंड, यहाँ मान लेते हैं पोलैंड का नक्शा पार देते हैं, पोलैंड, यहाँ हम बर्लिन की नक्शा पार देते हैं, ठीक है। तो कह रहा आज ही के दिन, आज ही के दिन मतलब 2 फरवरी 2022 चल रहा है, तो आज ही के दिन मतलब 2 ही फरवरी के दिन 5 साल पहले मतलब 2017 की बात करेंगे, 2017, 2 फरवरी 2017, आज ही के दिन 5 साल पहले, आज ही के दिन आई एम सिटिंग, इसका मतलब आज ही के दिन लेकिन 5 साल पहले। तो कंफर्म है कि सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा या पास्ट कंटिन्यूअस लेगा। आई एम सिटिंग इन स्मॉल जापानीज कार, एक कार का फोटो पार देते, मान लो एक कार है, तो एक स्मॉल छोटे से कार में बैठे हुए थे, कहाँ से कहाँ ड्राइविंग किया, नहीं पोलैंड से लेकर बर्लिन तक ड्राइविंग किए। जब पोलैंड से लेकर बर्लिन तक ड्राइविंग किए तो कंटिन्यू है कि इसका बैठे रहना काम कंटिन्यू है। यहाँ से यहाँ तक की जब ड्राइविंग किया तो कंफर्म होगा कि इस पर्सन का बैठे हुए रहना काम कंटिन्यू है इस दरमियान। जब इस पर्सन का बैठे रहना काम कंटिन्यू है तो आई वॉज सिटिंग होगा, आई वॉज सिटिंग होगा, ना कि आई साइट होगा, ठीक है। आई वॉज, ऐसे भी 2-3 वर्ब का थोड़ा खास ध्यान रखिएगा, स्लीप, स्लीप, सिट, स्टैंड, वियर, ये 4 ऐसे वर्ब आता है जो अक्सर आपको कंटिन्यूअस में मिलेगा, मोशन शो करता है, स्लीप, सीट, स्टैंड, वियर। जैसे हम बोलेंगे मैं घड़ी पहन रखा हूं, आई एम वियरिंग अ वॉच हो जाएगा। मैं शर्ट पहने हुए हैं या फिर व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, है ना, तो यहाँ हम यूज करेंगे आई एम वियरिंग अ व्हाइट शर्ट। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, है ना। राम कोना में खड़ा है तो राम इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। मतलब इस तरह से जब सेंटेंस आएगा ना तो ये कंटिन्यूअस शो करता है। सोहन मेरे पास बैठा हुआ है तो सोहन इज सिटिंग बिसाइड मी, सोहन मेरे पास बैठा हुआ तो सोहन इज सिटिंग बिसाइड मी। इस तरह से सेंटेंस को आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहें वह आया मेरे पास बैठ गया तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ये 4 ऐसे वर्ब होते हैं जिसका यूज अक्सर हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, स्लीप, सिट, स्टैंड, वियर। आंसर एक आएगा। He could not look anything in the dark room. कह रहा है कि he could not look anything in the dark room. उन्हें अंधेरा में कुछ नहीं दिखाई दिया, उन्हें अंधेरा में कुछ नहीं दिखाई दिया। देखिए बात थोड़ा समझिएगा, सी मने होते दिखलाई पड़ना, लुक मने होते देखना, समझिएगा बात को। यदि आंख खुला जो दिखाई दे रहा वो सारा सी कहलाएगा, आंख खुलते हैं जो आपको दिख रहा सब सी कहलाएगा। लेकिन गौर से देखना, टक लगा कर देखना लुक कहलाएगा। लुक माने देखना और सी माने दिखलाई पड़ना। इसका मतलब हुआ कि अंधेरे में ही, इन द डार्क रूम, अंधेरे कमरे में उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, यानी यहाँ राइट आंसर एब्सोल्युटली सी होनी चाहिए, सी होगा। लुक एट होता है टक लगा के देखना। हालांकि लुक का एक और मीनिंग आता है, अपियर क्या अर्थ है, अभी अभी लिख रहे थे ना, लुक, सीम और अपियर। सी थ्रो मैंने होता है समझना, सी थ्रो जो होते हैं अंडरस्टैंड, समझना, अंडरस्टैंड होते हैं समझना, सी थ्रो। मेक आउट इसी को कहते हैं, मेक आउट समझना, सी थ्रो समझना कहलाता है, अंडरस्टैंड होते हैं या फिर मेक आउट कहलाता है समझना। लुक एट होते हैं टक लगा के देखना, लुक एट टक लगा के देखना, ठीक है। एक वॉच आते रहता है, यदि जो वस्तु मोशन में है, जो वस्तु मोशन में घुर रहा यदि उसको आप देखिएगा तो वॉच कहलाएगा। इसका मतलब हुआ आप हमको अभी आप देख रहे हैं, आप अभी हमको आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, इसका मतलब हम मोशन में है, गति में है, तो ये आपके लिए वॉच कहलाएगा। आप जो अभी हमको देख रहे हैं वॉच कहलाएगा। इसलिए नीचे देखिए वॉचिंग लिखा रहेगा, नीचे वॉचिंग लिखा हुआ रहेगा, इतने लोग वॉचिंग कर रहा, देख रहा, तब मोशन चीज को देखना वॉच कहलाता है, ठीक है। नो वन कुड एक्सप्लेन, नो वन कुड एक्सप्लेन, कोई नहीं एक्सप्लेन कर सका। एक्सप्लेन मैंने होते विस्तार से बताना, कोई भी विस्तार से नहीं बता सका। नो वन कुड एक्सप्लेन, कोई भी विस्तार से नहीं बता सका हाउ ए कॉम एंड बैलेंस्ड पर्सन,
कह रहा कैसे, यहाँ देखिए ये आर्टिकल जो आ रहा है ना, ये पर्सन के लिए आ रहा है, ये आर्टिकल जो आ रहा है वो पर्सन के लिए, पर्सन। यहाँ काम और वायलेंस दोनों एडजेक्टिव है जो एंड से जुड़ा हुआ। शांत और धैर्य मिजाज का, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, एंड से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही। ये आर्टिकल आ रहा पर्सन के लिए। लाइक हिम कह रहा है कि कोई नहीं एक्सप्लेन कर सका, कोई नहीं बता सका कि उनके जैसा शांत स्वभाव का व्यक्ति, उनके जैसा शांत स्वभाव का पर्सन कुड पेनेट्रेट सच ए माइंडलेस एक्ट ऑन हिज फ्रेंड्स। अपने ही मित्रों पर अभद्रता, ऐसे अभद्रता जैसा कार्य किया, ऐसा इसके बारे में कोई नहीं जिक्र, कोई नहीं बताया। देखिए पेनेट्रेट मतलब होते हैं क्या चीज, ये समझिए। पेनेट्रेट, परपेचुएट, परपेट्रेट, प्रीसिटिपेट, ध्यान दीजिएगा, सबके बारे में समझिए। पेनेट्रेट माने क्या होता है? पेनेट्रेट आप जानते होंगे, इस पार से उस पार करना पेनेट्रेट कहलाता है। पेनेट्रेट का कहाँ कहाँ हम लोग के पास मीनिंग आएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पेनेट्रेट मतलब होते चुभाना, पेनेट्रेट माने होते चुभाना, पेनेट्रेट कहलाता है। पेनेट्रेट मतलब कह सकते हैं गो थ्रो, क्या बोलेंगे भाई? गो थ्रो पेनेट्रेट कहलाता है। पेनेट्रेट गो थ्रो माने यदि हम घना जंगल है और घना जंगल से अब इस पार से उस पार हो रहे हैं तो पेनेट्रेट कहलाएगा। घना जंगल है और इस पार से उस पार हो रहे हैं तो पेनेट्रेट कहलाएगा। ये दिख रहा होगा, यदि आप इससे ऐसे इस पार से इस पार होगा, ऐसे ही कोई चीज से ऐसे डालेंगे और इस पार से इस पार हो जाएगा तो पेनेट्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेनेट्रेट कहलाएगा। गो थ्रो उसी को कहते हैं, गो थ्रो आर पार होना, पेनेट्रेट, गो थ्रो। एक मीनिंग समझ गए। इसका यूज हम बिजनेस में भी करते हैं, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में भी हम कर सकते हैं पेनेट्रेट। पेनेट्रेट बिजनेस आदि में भी, बिजनेस में भी पेनेट्रेट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बिजनेस में हम कब यूज करते हैं? बिजनेस में यदि कोई मार्केटिंग में यदि हम इन कर रहे हैं, मार्केट में हम जा रहे हैं यानी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसमें कन्फर्म है कि हमें सम्मिलित होना होगा, तो वहां भी पेनेट्रेट का यूज करना पड़ेगा। बिजनेस में भी, बिजनेस में यदि हम शामिल हो रहे हैं तो पेनेट्रेट होगा। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किसी संगठन में यदि हम सम्मिलित होते हैं, कोई सभा चल रहा है यदि उसमें मुझे शामिल कर लिया जाता है या फिर हम उस सभा में ढुक जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, तो वहां भी पेनेट्रेट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, वहां भी किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? पेनेट्रेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक होते हैं समझना के अर्थ में, अस्कल समझते हैं? अस्कल, खोपड़ी। कोई बात आपको भेजे में घुसा देंगे, कोई बात यदि आपको भेजे में घुसा देंगे तो वहां भी हम कहते हैं पेनेट्रेट। देखिए कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। गो थ्रो समझना, गो थ्रो होते हैं आर पार होना। बिजनेस में यदि हम प्रवेश करते हैं, बिजनेस में जाते हैं, बिजनेस में ढूकते हैं, तो कन्फर्म है कि आपका पेनेट्रेट ही यूज होता। संगठन की हम बात करेंगे, किसी संगठन में यदि हम शामिल होते हैं तो वहां भी पेनेट्रेट कहलाएगा। आपके कोई बात हम यदि आपके खोपड़ी में डालते हैं, कोई खोपड़ी में आप हम अपनी बात को ढुका देते हैं, समझा देते हैं अच्छे से, यानी इस क्वेश्चन को आपको हम भली भांति समझा देते हैं, आपके माइंड में भेजा में घुसा दिए, तो वो पेनेट्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा है? पेनेट्रेट कहलाएगा। इसका मतलब एक और होता है सी थ्रो भी होता है, समझना। सी थ्रो समझना भी आता है, सी थ्रो समझना भी आता है। भली भांति समझ गया तो पेनेट्रेट होते हैं। खोपड़ी में घुसा दिया तो पेनेट्रेट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर दिया पेनेट्रेट हुआ, बिजनेस में पेनेट्रेट हुआ, जंगल पार कर गया पेनेट्रेट हुआ। हालांकि लास्ट इसमें एक सेक्स में भी आता है, सेक्स के लिए भी आता है पेनेट्रेट। अब भली बात आप समझ गए होंगे। पेनेट्रेट समझ में आ गया, पेनेट्रेट भी आता है, सेक्स के लिए भी पेनेट्रेट आता है, उसमें भी हम पेनेट्रेट कहते हैं। अब आइए, पेनेट्रेट आपको समझ में आ गया। हालांकि बॉर्डर पार करना भी पेनेट्रेट होता है, घुसपैठ करना में भी पेनेट्रेट होते हैं। मतलब सिंपल सी बात करें ना, चुभाना के अर्थ में, किसी में सम्मिलित होना है, किसी में इन होना है, किसी में जाना, उसी को पेनेट्रेट कहते हैं। ठीक है। अब आइए परपेचुएट। परपेचुएट माने होता है शाश्वत, शाश्वत माने होता है लगातार, शाश्वत, लगातार को हम परपेचुएट कहते हैं, शाश्वत परपेचुएट कहलाता है। अब परपिट्रेट होते हैं कमिट, कोई गलत काम करना कमिट होते हैं, किसी गलत काम का अंजाम देना परपेट्रेट कहलाता है, गलत काम का अंजाम देना परपिट्रेट कहलाता है, कमिट कहलाता है। प्रीसिपिटेट माने होते हैं हादसन, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना प्रीसिपिटेट कहलाता है, जल्दबाजी करना।
अब आप ही बताइए कि इसमें कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। गलत काम करने के लिए परपिट्रेट यूज कर सकते हैं। प्रीसिपिटेट होते हैं हासन मैंने जल्दबाजी करना। प्रीसिपिटेट होते हैं जल्दबाजी करना, इसका मतलब होता है ये हुआ जल्द गलत काम करने के लिए इसका कमिट साइन आएगा। इसका साइन आएगा आपका शाश्वत आ जाएगा, लगातार हमने जो बना हुआ है परपेचुएट होते हैं, शाश्वत यानी परमानेंट बोलते हैं इसी को। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ नो वन कुड एक्सप्लेन, इसको पूरा मिटाते हैं। फिर से देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन आपका नो वन कुड एक्सप्लेन, कोई नहीं एक्सप्लेन कर सका। ठीक है, कह रहा कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कोई नहीं बता पाया। हाउ हाउ अ काम एंड बैलेंस्ड पर्सन लाइक हिम, उनके जैसा उसके जैसा कोई शांत और धैर्य विचार व्यक्ति, उसके जैसा शांत और धैर्य विचार वाला व्यक्ति अपने मित्र के साथ ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर दिया, ऐसे गलत काम कैसे कर दिया, इसके बारे में कोई नहीं बता पाया। कैसे कर दिया, इतना शांत स्वभाव वाला व्यक्ति और अपने मित्र के साथ ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर दिया, गलत काम कैसे कर दिया, सच ए माइंडलेस एक्ट, ऐसे घिनौना हरकत कैसे कर दिया। तो जितने भी गलत काम होते हैं उसके लिए हम किसके परपेट्रेट या फिर कमिट क्रिया का यूज करते हैं। यहाँ जो है हम यूज कर लेंगे। करा दे लेफ्ट द होटल बाई कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, जहां हम ठहरे थे उस होटल को छोड़ दे। देखिए दे लेफ्ट द होटल बाई कार, ठीक है। पहले हम ऑप्शन को छाट लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम ऑप्शन को छाटते हैं। यहाँ वेयर जो है ना स्थान को शो करता है, WHERE वेयर जो होते हैं ना स्थान को डिनोट करता है। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वेयर के पहले कन्फर्म है कि स्थान सूचक होनी चाहिए। वेयर स्थान सूचक को डिनोट करता है, जब स्थान सूचक को डिनोट करेगा तो कन्फर्म है कि उसके पहले स्थान सूचक शब्द होना चाहिए। यानी दे लेफ्ट द होटल बाई कार वेयर दे हैड बीन स्टेइंग, वेयर आपका स्थान सूचक उसके पहले स्थान होना चाहिए, यानी बाई कार इसके साथ नहीं आ सकता है, ऑप्शन डी नहीं आएगा। क्लियर हो गया। वेयर के पहले स्थान सूचक होना अनिवार्य, यानी द होटल यूज कर रहा तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखिए तब वेयर के पहले लेफ्ट वर्ब लिखा है, इसका मतलब यहाँ भी स्थान नहीं लिखा। ऑप्शन सी देखा जाए तो यहाँ भी वेयर है लेकिन इसके पहले स्थान नहीं लिखा गया, यानी राइट आंसर ए होनी चाहिए। वेयर जो होते हैं ना स्थान सूचक को शो करता है। जैसे देखिए हु इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करता है, ये परिचय कराता है, हम आपके हैं कौन, आप कौन है, ये इंट्रोड्यूस कराएगा, है ना। वाई रीजन बताएगा, कारण बताएगा, रीजन कारण। हाउ मैनर बताएगा, तरीका बतलाएगा, कौन कैसे कर रहा, तरीका ढंग बताएगा। वेन टाइम बताएगा, टाइम बताएगा। वेयर प्लेस बताएगा, प्लेस बताएगा। व्हाट क्वालिटी बताएगा, क्वालिटी बताएगा। व्हाट क्वालिटी बताएगा। हु इंट्रोड्यूस करेगा। वाई रीजन, हाउ मैनर, व्हेन टाइम, वेयर प्लेस, व्हाट क्वालिटी बताएगा। ठीक है, ये सब का आपको यूज करना पड़ता है। हमें हु इंट्रोड्यूस, है ना, कौन है, क्यों आया, कैसे हो, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग। तो वही करा दे लेफ्ट द होटल, उन लोगों ने होटल को छोड़ दिया जहां, यानी जिस होटल की बात कर रहा, जिस होटल में वे लोग ठहरे थे, जिस होटल में वे लोग ठहरे थे, जहां वे लोग ठहरे थे उस होटल को छोड़ दिए, यानी ठहरना काम पहले से कंटिन्यू था। कह हैविंग ओनली अ फ्यू आवर्स लेफ्ट, हैविंग ओनली अ फ्यू आवर्स लेफ्ट, कह रहा कुछ ही घंटा शेष बचा हुआ। हैविंग ओनली अ फ्यू आवर्स लेफ्ट, कुछ ही घंटा शेष बचने के कारण, शेष बचा हुआ था उसके पश्चात सी वंडर्ड, कह रहा कुछ ही टाइम शेष बचा हुआ था, कुछ ही टाइम कुछ ही घंटा शेष बचा हुआ था उसके पश्चात सी वंडर्ड, आश्चर्य थी, सी वंडर्ड वह आश्चर्य थी, एज सी वुड फिनिश द असाइनमेंट, कि वह असाइनमेंट को, क्या वह असाइनमेंट पूरा कर पाएगी, क्या आप असाइनमेंट पूरा कर पाएंगे, इसके लिए वह आश्चर्य थे, आश्चर्य थे कि क्या असाइनमेंट पूरा हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। नियम कहता है कि यदि सेंटेंस में आस्क, सॉरी नरेशन आप पढ़े होंगे आस्क, सॉरी
आस्क, इंक्वायर, इंक्वायर या वांट टू नो, या वांट टू नो, ठीक है, या वांट टू नो रहे। यदि आपको वांट, आस्क, इंक्वायर या वांट टू नो रहे तो कंफर्म है कि यहाँ हम जब भी यूज करेंगे इफ भी लगा सकते हैं या फिर हम वेदर भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों लगा सकते हैं, लेकिन डाइट नहीं लगा सकते भाई, डाइट नहीं लगा सकते हो। मतलब यदि आस्क रहे, इंक्वायर रहे या वांट टू नो रहे तो आप इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। आपको पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यदि आप पढ़े होंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी से बनता है। जैसे हम लिखेंगे ही सेड टू मी आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, तो इसका इनडायरेक्ट यदि आपसे पूछा जाएगा तो लिखेंगे ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ आएगा, इफ यू मतलब सेकेंड पर्सन, आई वाज इल हो जाएगा। यही प्रश्न यहाँ है, यदि आस्क रहे, वांट टू नो रहे या फिर आप यूज करें इंक्वायर्ड ऑफ, तो आपको कंजक्शन इफ नहीं इच्छा रहे तो वेदर लगा दो, इफ नहीं इच्छा तो वेदर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रोसेस इसमें कहता है कि यदि आपको वर्ब के रूप में रहे वंडर, डाउट या वी डाउटफुल, डाउटफुल है ना, वंडर, बी वंडरफुल, डाउट, वी डाउटफुल रहे या नॉट श्योर रहे, ठीक है। यदि वंडर, डाउट, वी डाउटफुल या नॉट श्योर रहे तो आपको केवल और केवल वेदर से ही काम चलाना पड़ेगा, केवल और केवल वेदर कंजक्शन से ही काम चलाना पड़ेगा। यदि वर्ब के तौर पर यहाँ पे वंडर, डाउटफुल या नॉट श्योर रहे तो आपको यहाँ वेदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंजक्शन वेदर, यहाँ इफ नहीं आएगा फिर वेदर आएगा। तो वही यहाँ क्वेश्चन लिख रहा, तीसरा इसका विकल्प आता है एक, वेदर के बाद और अथवा और नोट का प्रयोग किया था, और अथवा और नोट का प्रयोग किया था। इसका मतलब हुआ कि और या और नोट यदि मिल जाए तो केवल वेदर आएगा, ना तो इफ आएगा ना ही डाइट आएगा। तो ये तीनों प्रोसेस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमेशा सिचुएशन को ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहा है कि हैविंग ओनली अ फ्यू आवर्स लेफ्ट, कुछ ही घंटा शेष बचा हुआ था, सी वंडर्ड, वह आश्चर्य थी, एज नहीं बल्कि वेदर एब्सोल्युटली राइट था, वंडर है तो वेदर आएगा, कि सी वुड फिनिश द असाइनमेंट, क्या वह असाइनमेंट पूरा कर पाएगी, क्या असाइनमेंट पूरा हो पाएगा, इसके लिए वो आश्चर्य थे, चकित थे। तो ये तीन प्रोसेस आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो के बाद इफ या वेदर दोनों आएगा, डाइट नहीं आएगा। वंडर, डाउट या बी डाउटफुल या नॉट श्योर के बाद वेदर आएगा, इफ या डाइट नहीं आएगा, ठीक है। वेदर के बाद और या और नोट आएगा, वेदर के बाद और या और नोट आएगा, यानी और नोट रहे तो वेदर आएगा। क्लियर हो गया? किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो पूछ लेना। विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, इन दिस आवर ऑफ नीड बने होते जरूरत के वक्त, इन दिस आवर ऑफ नीड बने होते जरूरत की घड़ी। विल यू लेंड मी, देखिए अब आपसे मांगेंगे क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। देखिए यहाँ हम रिक्वेस्ट करें क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे, इसका मतलब कंफर्म कुछ की बात हो रहा। जब कुछ की बात होगा भाई तो फ्यू कैसे आएगा, और फ्यू नहीं आएगा, और फ्यू रुपीज आएगा, और फ्यू रुपीज आएगा, यानी ऑप्शन आपका एक नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल और लिटिल तो मात्रा के लिए आता है, यहाँ रुपीज तो संख्या है। आपके पास ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन या तो सी आएगा, दोनों में आप फ्यू रुपीज लिखा हुआ। तो लेंड बने होते उधार देना, क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार देंगे, तो देंगे के अर्थ में लेंड नहीं आएगा। अब बोरो मैंने होता है उधार लेना, किसी को बोलेंगे कि आप कुछ रुपये उधार लेंगे, कैसे बोलिएगा, कोई उधार पैसा देता है, अरे काम लगता है तो अपन पैसा तो देवे नहीं करता, दूसरा पैसा कहाँ से देगा। तो लेंड मैंने होता है उधार देना, अब बोरो मैंने होता है उधार लेना। तो विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज हो जाएगा, क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार देंगे, इन दिस आवर ऑफ नीड बने होते इस घड़ी, इस मुश्किल की घड़ी में, जरूरत के वक्त। आई टुक द साइकिल, आई टुक द साइकिल, मैंने साइकिल लिया, मैंने साइकिल को लाया, टेक द साइकिल से टेक द बाइसिकल, टेक द मोटरसाइकिल जैसे यूज कर सकते हैं हम लोग।
आई टुक द साइकिल, है ना, मैंने साइकिल को लाया। विच अबाउट स्टार्ट, जिस साइकिल को कल खरीदे थे, जिस साइकिल को कल खरीदे थे, इसका मतलब हुआ, अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो साइकिल को मैंने लाए, आई टुक द साइकिल, आदि हम लिखेंगे बोलेंगे, देखिए मैं इस मोबाइल को लाया जिससे परसों खरीदे थे, इसका मतलब पहले खरीदारी हुआ तब लाया गया, टेंस यहाँ डिफरेंट हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि आई टुक द साइकिल, मैंने उसी साइकिल को लाया जिससे कल खरीदा गया। लोग समझता है कि यस्टरडे का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, लेकिन वो टाइम की रिएक्शन देखता ही नहीं है। टाइम की रिएक्शन जिस दिन देखना शुरू कर जाएगा ना, तो उसको टेंस हकीकत पता चल जाएगा। जैसे द मिशन 2022 में हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा पढ़ा है उसमें। आई टुक द साइकिल, द मिशन 2022 में जो बच्चे एकदम पढ़े लिखे एक्सपर्ट है उनके लिए रामबाण काम करेगा। आई टुक द साइकिल, वही विद्यार्थी को ये समझ में आता है क्वेश्चन, कह रहा मैंने साइकिल लिया, मैंने साइकिल लिया जिसे कल खरीदे थे, इसका मतलब गारंटी है कि दोनों टेंस में डिफरेंट दिखा रहा, पहले खरीदारी हुआ तब उसे लाया गया, इसका मतलब ये यस्टरडे देख के आप सिंपल पास्ट टेंस नहीं बना देंगे, यानी जो पहले घटना घटेगा वो पास्ट परफेक्ट चला जाएगा, जो पहले घटना घटा वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। विच शी हैड अबाउट यस्टरडे, है ना, जो पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे, विच शी हैड अबाउट यस्टरडे हो जाएगा, जिस साइकिल को उसने कल खरीदा था उसी को लाया, यानी पहले खरीदारी हुआ। यस्टरडे का यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, परंतु दोनों सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए आ जाए तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, सिंपल पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, टेंस की सिचुएशन देखना पड़ेगा। anyone who could speak with authority, anyone, anyone, यदि कोई या फिर कोई भी जो would speak with authority on the ports of the Renaissance must have a broad acquaintance with the writers of the classical antiquity। देखिए acquaintance with होने होता है परिचय, acquaintance with होने परिचय मैंने जान पहचान, एक्वेंटेंस विथ होते परिचय जान पहचान, एक्वेंटेंस विथ होते परिचय या जान पहचान, परिचय या जान पहचान। देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं पहले कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ से किस क्वेश्चन को हमें उठाना और किस क्वेश्चन को कैसे यूज करेंगे ये आपको भली भांति आपको समझना पड़ेगा, तभी आपसे बनेगा प्रश्न, ठीक है। देखिए एनीवन हु मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले किसका यूज किया गया, एनीवन का यूज किया गया, क्लियर हो गया। एनीवन हु के बारे में जैसे हम बात करेंगे तो हु रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम समवन यूज नहीं करते हैं, समवन का यूज नहीं करते हैं, समबडी का यूज नहीं करते हैं, केवल एनीबडी यूज करते हैं, एनीवन यूज करते हैं या एनीबडी यूज करते हैं, एनीबडी यूज करते हैं। अब बात ये रहा कि सर एनीवन या एनीबडी का यूज तो हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं, एनी या एनीबडी का यूज हम या तो नेगेटिव में करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव में करते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ आप कैसे यूज कर रहे हैं ध्यान दीजिए, यदि रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले एनीवन या एनीबडी आ जाए तो गारंटी है कि ये इफ का साइन हो देगा, किसका साइन हो देगा, इफ का साइन हो देगा, यानी हु के पहले यदि एनीवन या एनीबडी आ जाए तो इफ का साइन सिनोनिम के बराबर होगा, इफ एनीवन, इफ एनीवन, इफ एनीवन या एनीबडी, इस तरह से सिनोनिम देगा इसका। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए नियम सिखाया जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले पर्सन चाहिए। दूसरा नियम ये सीखना होता है कि आपका एनीवन या एनीबडी का यूज हम जब भी करेंगे तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं, लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं अपने क्लास में तो हम सारा चीज उसको सिखाते हैं कि पॉजिटिव में भी करते हैं और कंडीशनल सेंटेंस रहे तब भी हम एनी का यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस रहे या शक्ति समर्थ वाला सेंटेंस रहे तब पॉजिटिव वाक्यों में भी हम एनी का यूज करते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो कॉपी पलट के देख लेना एक बार। तो एनीवन या एनीबडी का यूज हम जब भी यूज करेंगे, एनीवन या एनीबडी का यूज, तो
कन्फर्म है, गारंटी है कि हम कंडीशनल सेंटेंस में पॉजिटिव में भी करते हैं, शक्ति समर्थ वाला सेंटेंस में पॉजिटिव में भी करते हैं। इसका मतलब कैसे समझेंगे सर, शक्ति समर्थ है या कंडीशनल है? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रिलेटिव प्रोनाउन हु तो कम से कम पता होगा, इसके पहले समवन या समबडी नहीं आता है, एनीवन या एनीबडी आता है, एनीवन या एनीबडी आता है, जो जिसका साइनो होता है इफ एनीवन या इफ एनीबडी। इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले जब भी एनीवन या एनीबडी आएगा तो गारंटी है कि वो कंडीशनल सेंटेंस को शो करेगा, गारंटी है कि वो कंडीशनल सेंटेंस को शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसका जब सिनोनिम हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इफ वन ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन देखिए अगला, एनीवन डिजायरस ऑफ स्पीकिंग, डिजायरस फॉर होते हैं, डिजायरस ऑफ होता है, डिजायरस फॉर नहीं होते, डिजायरस ऑफ होते हैं, डिजायर डिजायरस ऑफ, डिजायरस ऑफ होते हैं, ये भी गलत है। क्लियर हो गया? एनीवन हु विल स्पीक। अब देखिए हमारे पास दो रास्ता है, ठीक है, अब हमारे पास दो रास्ता है कि ऑप्शन या तो हम ये बना के निकल जाए या फिर हम खुद को सही मान लें, यही हमारे पास दो रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जब हम इसको सही करना चाहेंगे तो लिखेगा कोई सर इसका रीराइट आप बनाइए, तो लिखेंगे एनीवन 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 विल स्पीक, यही नहीं लिखिएगा। यदि आप लिखिएगा इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे इफ के बराबर, तो इसका रीराइट लिखाएगा इफ एनीवन विल स्पीक, इफ एनीवन विल स्पीक, इफ एनीवन विल स्पीक। क्लियर हो गया? लोग ऐसा ही लिखेगा, कन्फर्म लिखेगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि इफ के बाद विल सेल नहीं आता, इफ के बाद विल सेल नहीं आता है, यानी ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। क्लियर हो गया? ऑप्शन गलत है, चूंकि इफ के बाद, अनलेस के बाद, अंटिल के बाद, बिफोर के बाद, आफ्टर के बाद, एज सुन एज के बाद, ये सब के बाद विल सेल का यूज नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बचा। तो डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, इफ एनीवन हु वुड स्पीक विथ, यहाँ जो वुड का अर्थ दे रहा है ना, ये रिक्वेस्ट के भावना में शो करेगा, कुड, शुड और वुड और शुड, कुड, वुड, है ना, कुड और वुड। देखिए एक तो होता है कि विल का पास्ट आपका वुड आता है, सेल का पास्ट कुड शुड होता है, एक कैन का पास्ट कुड होता है। ध्यान देंगे, शुड एक एडवाइस के अर्थ में यूज होता है, ये ज्यादातर एडवाइस में आता है, एडवाइस के अर्थ में ज्यादा आता है। लेकिन कुड और वुड जो होते हैं ना, रिक्वेस्ट के अर्थ में भी यूज होते हैं, रिक्वेस्ट के अर्थ में भी यूज किए जाते हैं। कुड और वुड का यूज हम रिक्वेस्ट के अर्थ में भी यूज करते हैं जनरल तौर पर। तो कुड और वुड का यूज यहाँ जो यूज किया गया जनरल तौर पर आपका रिक्वेस्ट को बताने के लिए यूज किया जा रहा है। कुड और वुड का प्रयोग वोडल वर्ब आप पढ़िएगा, जिसमें पता चलता है कि कुड और वुड जो होता है रिक्वेस्ट की भावना को शो करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, इफ से इसको रीराइट करेंगे तो वुड हटाना पड़ेगा, यदि इसी को इफ से रीराइट करेंगे तो फिर वुड को हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इफ एनीवन स्पीक्स हो जाएगा, इफ एनीवन स्पीक्स हो जाएगा, क्योंकि इफ के बाद फिर विल सेल कैन कुड नहीं आता है, इसलिए उसको हटाकर हम केवल लिख लिए एनीवन हु वुड स्पीक विद अथॉरिटी, यानी आंसर आपका डी एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा, डी एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा। फिर से समझ लेते, नियम कहता है हमारा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो हु दिख रहा, इसके पहले हु ए समवन समबडी नहीं आता। क्लियर हो गया? एनीवन एनीबडी इसलिए आता है कि एक कंडीशनल सेंटेंस को बताता है, यानी इस सेंटेंस को हम एनीवन से बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे इफ एनीवन स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक्स। या फिर एनीवन से बनाना चाहेंगे तो एनीवन हु वुड स्पीक। क्लियर हो गया? यदि कोई या फिर कोई भी जो या यदि कोई, दोनों सेम अर्थ देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। कह रहा एनीवन हु वुड स्पीक विथ अथॉरिटी ऑन द पोएट्स ऑफ रेनेसेंस। यहाँ तक सेंटेंस खत्म। ये मस्ट हैव जो आ रहा है ये एनीवन के लिए आ रहा है, ये मस्ट हैव आ रहा है, एनीवन के लिए आ रहा है, ठीक है। यदि हम इफ से लिखेंगे ना तो इफ एनीवन स्पीक्स जैसे लिख देंगे, यहाँ आपको ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनीवन के लिए प्रोनाउन तो आपको रखना पड़ेगा। ही मस्ट हैव ए बोर्ड एक्वेंटेंस विद द राइटर्स ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। अब हिंदी समझिए, करा कोई भी जो पुनर्जागरण के
लेखकों, पुनर्जागरण के कवियों पर अथॉरिटी के साथ, पोएट्स जो कवि है, पोएट्स जो है पुनर्जागरण के पोएट्स पर कवियों के साथ, अथॉरिटी लेखकों के साथ वार्तालाप करना चाहता है। जो बातचीत करना चाहता है, वार्तालाप करना चाहता है, must have a broad acquaintance with the writers of classical antiquity. क्लासिकल एंटिक्यूटी मैंने होता है पुरातत्व, क्लासिकल पुरातत्व की लेखकों के साथ जानकार होना जरूरी है। उनकी क्लासिकल लेखकों के साथ जानकार होना एकदम जरूरी है। वैसे पर्सन जो पुनर्जागरण के जो पोएट्स है उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि हम उनसे बातचीत करें, तो आपके पास क्लासिकल एंटिक्यूटी, पुरातात्विक नॉलेज, क्लासिकल पुरातत्व की के बारे में, उनके राइटर्स के बारे में आपको परिचित होना बेहद जरूरी है, रूबरू होना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप बात कर सकते हैं। एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बाउट द हाउस। देखिए नियम कहता है कि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट होनी चाहिए। इफ के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। यदि इफ के बाद हैड प्लस नाउन है तो इसका कन्फर्म है कि सिंपल पास्ट टेंस हुआ, तो यहाँ वुड प्लस वी1 चाहिए, जो नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी गलत है। इफ के बाद यदि हैव हैड लगाते हैं तो ऑप्शन आपका ये गलत है, वुड हैव नहीं आ सकता भाई। ऑप्शन बी में भी इफ के बाद प्रेजेंट टेंस, तो दूसरे वाक्य में वुड हैव नहीं आएगा, यानी वुड हैव का यूज हम तभी करेंगे, देखो वुड हैव सब में लिखा हुआ, तो वुड हैव प्लस V3 का यूज हम तभी करेंगे जब पहला सेंटेंस इफ के बाद पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट दैट मीन्स हैड प्लस V3 चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 चाहिए, तभी आप बना पाएंगे, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, दूसरा सेंटेंस में वुड हैव होनी चाहिए, दूसरा सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 चाहिए, ये प्रोसेस आपका सही आएगा। लेकिन यहाँ तो पास्ट परफेक्ट है ही नहीं कहीं। आई हैड द मनी, देखिए ये हुआ जैसे हम लिखेंगे आई हैव मनी, ये हुआ केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। कोई लिखेगा आई हैड मनी, ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस हुआ, ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ, नहीं पास्ट परफेक्ट लिखने के लिए लिखना पड़ेगा आई हैड मनी लिखना पड़ेगा, तब ये सिंपल पास्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट हुआ, ये प्रेजेंट टेंस हुआ, ये सिंपल पास्ट हुआ, बात समझे। तो पास्ट परफेक्ट होनी चाहिए, यानी हैड प्लस V3 चाहिए। हैव माने होता है रखना, वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, तो एक हैड हुआ आपको पास्ट के लिए, एक हुआ रखना, यानी हैव का V3 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हम सुधार लेते हैं, ये ऑप्शन को करेक्शन कर लेते हैं, या फिर हम सी किसी ऑप्शन को हम करेक्शन कर लेते हैं, सी ऑप्शन को हम करेक्शन कर देते हैं। इफ आई हैव हैड नहीं, यहाँ लिख दो इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बाउट द हाउस। सी को सुधार लो, सबसे सस्ता लग रहा है सुधारना। इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बाउट। क्लियर हो गया। आई विश आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग विथ माई कार, है ना। आई विश काश सिंपल पास्ट टेंस आपको दिख रहा होगा, जब आई विश के बाद सिंपल पास्ट टेंस आएगा तो गारंटी है भाई कि इज कैसे आएगा, और ऐसे भी आई विश के बाद सिंपल पास्ट टेंस ही आता है। आई विश के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहे प्लूरल सबसे पहले वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ये दोनों प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, या तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करें, या फिर हम सब्जेक्ट सिंगुलर है सब प्लूरल कोई मतलब नहीं होता, वर्ब का इस्तेमाल होता है। कर आई विश काश, यानी ऑप्शन बी पहले हटा दो, ठीक है। ये आपका आई हैव नोन नहीं आएगा, सिंपल पास्ट टेंस, तो वो कैसे आएगा, बी ऑप्शन भी हट गया। यह इज है, जब पास्ट टेंस है तो सगर पास्ट होनी चाहिए, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। आई विश आई न्यू व्हाट वाज रॉन्ग विथ माय कार, काश मुझे ये पता होता, आई न्यू काश मुझे ये पता हुआ होता कि मेरे कार के साथ क्या खराबी था, मेरे कार में क्या खराबी था, काश मुझे पता होता, कि मेरे कार में क्या खराबी था। रॉन्ग माने यहाँ खराबी, गलती नहीं बोलेंगे, रॉन्ग माने यहाँ खराबी। जस्ट बिफोर द डाइड अमर, यहाँ ही होगा, द डाइड अमर कैसे होगा, ही अमर होगा ना, ही डाइड होगा, मिस प्रिंटिंग वहाँ है।
जस्ट बिफोर ही डाइड अमर, कह रहा है कि अमर के मरने से ठीक पहले, अमर का मृत्यु होने से ठीक पहले, इसका मतलब हुआ कि जस्ट बिफोर लगाने का मतलब हुआ कि दोनों टेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस होनी चाहिए। ऐसे आप लोग पढ़ते होंगे कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होता है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस होता है। लेकिन जैसी ये घटना एट ए टाइम हो जाए, एक के सडन बाद दूसरी घटना आ जाए, तो दोनों टेंस आपको सिंपल पास्ट टेंस में ही रखना पड़ेगा। एट ए टाइम जैसी आएगा, मतलब सडन मोमेंट जहां जहां होगा आपका, वैसी अवस्था में आपको दोनों टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में यूज करना पड़ेगा। जैसे जस्ट बिफोर ही डाइड अमर, अमर की मृत्यु होने के तत्पश्चात, ठीक बाद, हु इज ए पोएट, जब वह मृत्यु हो गया, मर गया, तो फिर पोएट कैसे रहा? पोएट था हो जाएगा। फलना थे, वैज्ञानिक थे, कवि थे, जैसी मर गया वो था थे में चल जाएगा वो, तो ही इज नहीं आएगा। यानी ऑप्शन आपका कन्फर्म है कि डी हटा दो भाई। ईज वाला तो बात ही नहीं करो, जब मरे हरा की बात कर रहा है तो ईज नहीं आएगा। अब आपसे बात, यहाँ भी ईज नहीं होगा, जब डाइड हो गया तो फिर ईज यूज कैसे आएगा? ये नहीं आएगा। जस्ट बिफोर ही डाइड, जस्ट बिफोर ही डाइड, मरने से ठीक पहले, अमर हु वाज ए पोएट, अमर जो राइटर था, रोड दिस पोएम, यह कविता लिखा था। मरने से ठीक पहले इस कविता को लिखे थे। इसका मतलब कंफर्म हो गया, जब बेचारा डेड कर गया तो उसके लिए सारे घटना पास्ट हो जाएगा, फिर प्रेजेंट की कोई नौबत नहीं आएगा। द फ्लैग विल बी राइजन ऑन द 15th ऑफ अगस्त, द 15th ऑफ अगस्त, देखिए कितना लाजवाब लिखा। डेट तारीख के पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर आपको धोखा भी दे देगा। देखिए ये द 15th ऑफ अगस्त भी लिख सकते हैं, या फिर 15th अगस्त लिख सकते हैं, अगस्त है ना, द 15th अगस्त, या फिर इसको ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है, अगस्त ऑफ 15, अगस्त 15, ऐसे भी लिख देता है। तीनों तरीका से एग्जामिनर पूछ, लेकिन कोई गलती नहीं आएगा, तीनों अवस्था में ऑन ही प्रीपोजिशन आएगा, ऑन ही आएगा, ऑन ऑन ऑन, ठीक है। 15th अगस्त, द 15th ऑफ अगस्त, या ऑन अगस्त 15, ये सब सही है, सब सही है। जैसे यूज करिए, दिन तारीख के पहले ऑन लगाते हैं, ठीक है वहां तक। अब बात रहा सब में, इसमें कोई गलती कहीं नहीं दिया है, सब में सही लिखा है। अब हमें ऑप्शन देखना है क्या क्या यूज कर। द फ्लैग विल बी, फ्लैग मैंने समझता झंडा, लो झंडा पढ़ देते हैं, झंडा। देखिए ठीक है, यहाँ कर देते हैं ऐसे ऐसे, चलो मान लो झंडा। तो ये कह रहा है कि द फ्लैग विल बी राइजन, 15 अगस्त का झंडा तोलन किया गया, झंडा फहराया गया, झंडा किया गया है ना, इस तरह से यूज किया गया। अब देखिए जब किया गया तो सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, इसमें राइज वर्ब हमेशा आता है, राइज, रेस, रेस, ठीक है। 15 अगस्त को झंडा फहराया गया, ठीक है। जब झंडा फहराया गया, ऊपर उठाया गया, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि राइज मैंने होते उगना उठना बढ़ना। राइज मीन्स होते उगना उठना बढ़ना, जिसका V2 आता है रोज, V3 आता है राइजन, V3 आता है राइजन, रोज राइजन। रेज मैंने होते ऊपर उठाना, ऊपर उठाना रेज होता है, जिसका V2 आता है रेस्ट, V3 आता है रेस्ट, ठीक है। ऊपर उठाना, देखिए बात क्या होता है ना, इसमें बात क्या होता है, राइज मैंने होता है उगना उठना बढ़ना, उगना उठना बढ़ना, डेट मीन्स होते हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। रेज मैंने होते हैं उठाना या बढ़ाना, रेज मीन्स होते हैं उठाना या बढ़ाना, जिसका V2 रेज्ड होते हैं, V3 रेज्ड होते हैं। यानी ये दूसरे के द्वारा ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी दूसरे के द्वारा काम होगा, ये श्रोता काम होगा। मतलब प्राकृतिक घटना जितने होगा सब इसमें होगा, इकोनॉमिकल टर्म्स जितने आएगा सब इसमें, आर्थिक में जितने आएगा राइज आएगा, क्योंकि स्वयं से होता है, और प्राकृतिक घटना भी इसी में आएगा, इसलिए हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट बोलते हैं, इसमें आता है, ये सब आएगा दूसरे के द्वारा। इसका मतलब होगा आंसर आपका सी होनी चाहिए, द फ्लैग विल बी रेज्ड ऑन द 15th ऑफ अगस्त। एक होता है राउज, ROUSE, ये जो होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना या जगाना होता है, जगाना या उत्तेजित करना, ROUSE, राउज बने होते हैं जगाना या उत्तेजित करना, जगाना या उत्तेजित करना। आइए 15, सुषमा हैज विजडम, साम, देखिए कह रहा सुषमा क्या थी भाई, बुद्धिमान है,
क्या है भाई, आकर्षित है। और क्या है भाई, तब मूर्ख वाला नहीं बात हो रहा। अरे भाई, सुषमा जब बुद्धिमान है, सुषमा जब शाम है, आकर्षित है, तो कन्फर्म है कि अगला और भी आना चाहिए। ये आपको जोड़ रहा, ये जोड़ रहा, तो कन्फर्म है कि एंड के बाद एक शब्द होनी चाहिए। डायरेक्ट वहां सी हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर लगा दिया। जब आपको लिखना ही है, जैसे लिख सकते हैं राम, मैं अपने बारे में बोलूंगा, आई एम, या फिर कह सकते आई हैव अ पेन, अ कार, कॉमा लगाते जाएंगे। तो फिर वहां लगाना जरूरी नहीं कि आई हैव ए कार, फिर से लिखेंगे आई हैव ए टैक्सी, आई हैव ए बस, ऐसा नहीं लिख सकते भाई, जब कॉमा लगा के सबको लिखने दो। तो विजडम, साम एंड, सिंपल सी यूज, दोबारा सुषमा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नाउन का नियम यही कहता है कि आप दोबारा नहीं लिख सकते। हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड का काम होते हैं, एंड का काम वही होते हैं कि जब सब्जेक्ट दोनों कॉमन हो। यहाँ भी सुषमा है, यहाँ भी सुषमा ने सी उसी के लिए, यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैज है, इसका मतलब दोनों कॉमन होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। सुषमा हैज विजडम, सुषमा हैज चार्म, सुषमा हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। क्लियर? सुषमा हैज विजडम, सुषमा हैज चार्म, सुषमा हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बी राइट आंसर है, कॉमन लिया जाता है, सिंपल सी बात। दे knocked down 10 houses when they built the new road। जब वे लोग नए रोड का निर्माण किया, जब वे लोग नए नए रोड का निर्माण किया, तो वे लोग क्या 10 हाउसों को ढा दिया, गिरा दिया, डेमोलिश कर दिया। नॉक डाउन पिछले क्लास में एक आया था, इसका पिछले सेट में। नॉक डाउन जो होता है, नॉक डाउन होता है ठोकर मारकर गिराना। एक क्वेश्चन आया था ना, 5 साल या 10 साल का बच्चा था जो रोड को क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करते समय स्पीड से आते हुए कार ने, या स्पीडिंग कार या कुछ लिखा होता, स्पीडिंग कार, वहां भी पार्टिसिपल हम सिखाए थे। तेज गति से आते हुए कार उसे पीछे से ठोक दिया, राउंड कर चल गया। तो नॉक डाउन माने होते हैं धक्का मारना, नॉक डाउन होते हैं ठोकर मारना, नॉक डाउन होते हैं। यहाँ देखिए, क्लियर हो गया? नॉक डाउन होते हैं धक्का मारना, देख लो। एक नॉक आउट भी लिखाए थे, नॉक आउट, अचेतावस्था में लाना, बेहोश की अवस्था में ला देना, बेहोश की अवस्था में ला देना, नॉक आउट होते हैं। एक नॉक आउट होते हैं, नॉक आउट द डोर होता है, दरवाजे खटखटाना के लिए आता है। नॉक आउट द डोर होते हैं दरवाजे खटखटाना। आगे देखिए, रिमूव मने होते हैं हटाना, पुल डाउन क्या होता है, ढा देना। पुल डाउन, ढा देना, पुल डाउन होते हैं। पुल डाउन, ढा देना को पुल डाउन कहते हैं। पुल डाउन होते हैं ढा देना। डेमोलिश इसी को कहते हैं। गिव वे भी इसी को कहते हैं, गिव वे, या डेमोलिश भी कहते हैं। डेमोलिश भी इसी को कहते हैं, ढा देना है, गिरा देना। पुल डाउन, गिव वे, डेमोलिश कहते हैं ढा देना है, गिरा देना, भवन बिल्डिंग बिल्डिंग को गिरा देना। पुल डाउन या डेमोलिश कहते हैं, या गिव वे भी इसी को कहते हैं, ढा देना है, गिरा देना। इसका मतलब राइट आंसर आपका सी होनी चाहिए, सी होनी चाहिए। दे पुल डाउन 10 हाउसेस, वे लोग ने 10 घरों को गिरा दिया। व्हेन दे बिल्ट द न्यू रोड, जब वे लोग नए रोड का निर्माण किया तब। देखिए, डोंट सिट इन द ग्रास, इसमें ध्यान दीजिए। डोंट सिट इन द ग्रास, इट्स वेट। क्या कह रहा है, घास गीला है, इसलिए कह रहा है कि घास पर मत बैठिए, घास पे मत बैठिए। देखिए, इन द ग्रास यदि हम लिखेंगे ना, तो इसका मतलब घास में छुपा हुआ है। यदि हम लिखेंगे स्नेक, स्नेक इन द ग्रास, अक्सर इन विद्यार्थियों में कंफ्यूजन आ जाता है, मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब हुआ जो घास है, ये जो घास है, खरपतवार है, इसमें सांप छुपा हुआ है। यहाँ सांप छुपल है, यहाँ, इसका मतलब इसके इन है, अंदर है घास। इन द स्नेक इन द ग्रास बोलेंगे तो घास में छुपल है, नुक्कल है। स्नेक इन द ग्रास हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी घास में छुपा हुआ। लेकिन यदि हम बोलेंगे सीट की बात करेंगे, तो यहाँ क्या आता है, सीट ऑन द ग्रास होता है, सॉरी, सीट ऑन द ग्रास होगा, घास पर बैठते हैं, है ना। वॉक ऑन द ग्रास होते हैं, घास पे टहलते हैं। बात समझ में आ गया होगा, है ना। तब तो स्लीप भी बोल सकते हैं, स्लीप ऑन द ग्रास होगा। बात समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
मतलब कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। यदि हम इन लगाए ना तो घास के अंदर एकदम ढुक जाएंगे तब इन होगा, लेकिन घास पर बैठे हुए, घास पर लेटे हुए, घास पे टहल रहे हैं तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए। करा द गेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द विनिंग ऑफ द प्राइज। करा द गेम इज मोर इम्पोर्टेंट, गेम ज्यादा महत्वपूर्ण है, गेम ज्यादा महत्वपूर्ण है देन द विनिंग ऑफ द प्राइज, माने प्राइज जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण गेम है। अब देखिए कहाँ गलती है, हमको पता नहीं चल रहा। द गेम, आर्टिकल का यूज हम नाउन से पहले करते हैं। यहाँ गेमिंग आपका जेरंड कहलाएगा, जेरंड के पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है। क्लियर हो गया? पहले जेरंड के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। कन्फर्म? द गेम होनी चाहिए, द गेम होनी चाहिए, गेमिंग नहीं। यानी ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं। द गेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग ऑफ, या ऑफ जो है दो नाउन को जोड़ रहा, दो नाउन को, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल चाहिए। ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका बी भी गलत है। यानी ए ऑप्शन जो क्वेश्चन खुद सही है, सब चीज सही है। द गेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द विनिंग ऑफ द प्राइज, गेम जो है प्राइज जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। द एक्टर इज आउट ऑफ, द एक्टर इज आउट ऑफ जेल हो जाएगा। एक्टर जो है जेल से फरार है, जेल से बाहर है। एंड नॉट एग्जैक्टली अ फ्री मैन, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा क्या कह रहा है। एक्टर जो है जेल से बाहर है, मतलब जेल में नहीं है, जेल से बाहर, मतलब सलमान खान जेल से बाहर है, इसे बोल सकते हैं। एंड नॉट एग्जैक्टली अ फ्री मैन, परंतु वो पूर्णरूपेण, परंतु वो फ्री मैन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वह पर्सन जो एक्टर है वो जरूर जेल से बाहर है, लेकिन वो पूरी आजादी नहीं है। तो लेकिन इसका मतलब पूरी आजादी नहीं है, तो कन्फर्म कंट्रास्ट यूज कर रहा। जब कंट्रास्ट यूज करेगा तो एंड कैसे आएगा? बट आनी चाहिए, बट आनी चाहिए, ये नहीं आएगा। ऐसे भी ध्यान रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेगा तो एंड आता है, निगेटिव नेगेटिव को जोड़ेगा तब भी एंड आएगा। क्लियर? लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ेगा तो आपको बट आएगा, या नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ेगा तब भी बट आएगा। ये कंजक्शन चलता है बट और एंड का नियम का। ठीक है? तो यहाँ कह रहा है कि द एक्टर इज आउट ऑफ जेल, एक्टर जो है जेल से बाहर है, परंतु बट नॉट एग्जैक्टली अ फ्री मैन, परंतु वो स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। सिंस चूंकि ही विल बी अंडर हाउस अरेस्ट फॉर एन एडिशनल 90 डेज, क्योंकि उसे 90 दिनों तक हिरासत में रहना होगा। क्योंकि उसे ही विल अंडर हाउस अरेस्ट, इसका मतलब हुआ कि नहीं कहता नजरबंद, घर के अंदर रहना होगा 90 दिनों तक, उसको घर में ही रहना होगा। इसलिए कह रहा है कि वो जेल से भरे बाहर है, परंतु वह पूरी तरह से आजाद नहीं है, पूरी तरह से आजाद नहीं है, क्योंकि वह उसे 90 दिन तक घर में ही रहना पड़ेगा, अपने घर में ही कैद रहना होगा। ही विल बी अंडर हाउस अरेस्ट फॉर एन एडिशनल 90 डेज। क्लियर हो गया? इसका राइट आंसर एक आएगा, राइट आंसर एक आएगा। इफ नोट नहीं आएगा, द नहीं आएगा, द तो एक सेंटेंस चाहिए जो सेंटेंस नहीं है। इफ नोट के बाद भी एक सेंटेंस चाहिए, वो भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए आंसर आपका एक होगा। सम प्लेयर्स ऑन द टीम सफर फ्रॉम, देखिए सम प्लेयर्स, पहला नंबर जानिए कि सम के बाद कौन कौन सा नाउन आता है। सम के बाद हमारा काउंटेबल नाउन भी आएगा और अनकाउंटेबल नाउन भी आएगा। काउंटेबल नाउन आएगा तो कन्फर्म प्लूरल आएगा, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर आएगा। क्लियर हो गया? सम के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्मेट में आएगा। क्लियर हो गया? सम प्लेयर्स ऑन द टीम, तो इसका मतलब हुआ कि सम प्लेयर यूज करना गलत है, सम प्लेयर यूज करना गलत है। हमारे पास दो विकल्प बच गया, ऑप्शन सी का विकल्प है और ऑप्शन डी का विकल्प है। क्लियर हो गया? हमारे पास ऑप्शन ना तो एक आएगा ना ही दो आएगा, हमारे पास अब दो रास्ता है। सम प्लेयर्स ऑन द टीम, जहां जहां नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ रहे, जहां जहां नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आता है, पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब। आदि हम इसको ऑप्शन सी को देखते हैं, तब प्लेयर्स के अनुसार सफर्स कैसे आएगा भाई? प्लेयर्स, प्लेयर्स आपका प्लूरल फॉर्म में है तो सफर होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। जिस वर्ब में यस लग जाए वो वर्ब सिंगुलर होता है, इसका मतलब बिना यस है यस के खुद प्लूरल फॉर्म में है। यानी राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी आएगा।
सम प्लेयर्स ऑन द टीम, यानी टीम के कुछ खिलाड़ी जो है सफर फ्रॉम क्रॉनिक नी प्रॉब्लम्स, ये जो घुटने हैं ना, ये घुटने ठेवने, ये जो है इसकी बीमारी से जूझ रहा, एंड विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट प्ले, अगले मैच से दूर रहेंगे, अगले मैच से दूर रहेंगे मतलब नहीं खेल पाएंगे। ही कंप्लीटेड द लॉस टू मी, देखिए ही कंप्लीटेड नहीं, ही कंप्लीटेड द लॉस टू मी, नहीं भाई ऐसे गलत हो जाए ना, उन्होंने मेरे क्षतिपूर्ति किया, क्षतिपूर्ति कॉम्पेंसेट होता है, कंप्लीट नहीं करेगा, कंप्लीट मैंने पूरा करना, कॉम्पेंसेट होते हैं, कॉम्पेंसेट होते हैं, ठीक है, कॉम्पेंसेट होते हैं पूरा करना, ठीक है, कॉम्पेंसेट मैंने होते हैं पूरा करना, कॉम्पेंसेट मैंने क्या लिखेंगे भाई, पूरा करना, तो इसका साइन आएगा कॉम्पेंसेट, फोर इसके बाद आएगा, क्या आएगा, फोर आएगा, जिसका अर्थ होता है मेकअप फॉर, मेकअप फॉर भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना या भरपाई करना, यानी आंसर आपका कंफर्म है कि बी नहीं आएगा। अब ऑप्शन कंफ्यूजन हो गया कि सर सी होगा कि एक होगा, है ना, सी होगा कि ये होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन आपके हो गया। तो कॉम्पेंसेट के बाद जो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मेकअप फॉर, पहले हम यूज करेंगे समथिंग, समथिंग, तब समबडी आएगा, यानी राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, राइट आंसर एक हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की जलवायु तमिलनाडु से ठंडा है, कर्नाटक की जलवायु तमिलनाडु से ठंडा है, इसका मतलब हुआ कि द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की जलवायु तमिलनाडु की जलवायु से ज्यादा ठंडा है, तमिलनाडु की जलवायु से। देखिए किसी सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन, या तो जैसे ही हो जाए, सी हो जाए, सब प्रोनाउन है, या फिर अपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर दिस डैट या दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो वही कह रहा है कि कर्नाटक की जलवायु तमिलनाडु की जलवायु से ज्यादा ठंडा है, तो तमिलनाडु की जलवायु इसका मतलब डैट ऑफ होगा, इज कूलर देन डैट ऑफ तमिलनाडु, इज कूलर देन डैट ऑफ तमिलनाडु, याद रहता है, डैट ऑफ तमिलनाडु मतलब हुआ द क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु। ये तो ऐसे ही आसान है आपको। द सुनामी विक्टिम, विक्टिम्स, विक्टिम्स में होता है पीड़ित, सुनामी मतलब होते हैं जो चक्रवात आते रहता है, सुनामी से जो पीड़ित लोग हैं, कोलरा, कोलरा से जूझा, कोलरा का शिकार हुआ, तो सफर फ्रॉम होता है, ये सब तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आसान है कि सफर फ्रॉम होता है किसी रोग से पीड़ित होना, सफर फ्रॉम होता है। आई गेव टू सना द कीज, देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आता है, जिसका पैसिव वॉइस भी डबल विधि से बनता है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसको यूज कराते हैं बराबर पैसिव वॉइस में आप लोग को। आई गेव सना, सना द कीज, सना, सना लगता है कि इसमें रोबोट फिल्म जो निकाला है उसमें सना का नाम आता है। आई गेव सना द कीज, या फिर इसी को लिखेंगे आई गेव, आई गेव द कीज, द कीज टू सना, टू सना, ये दोनों यूज होते हैं। मतलब कहने को हुआ कि यदि हम यहाँ पे somebody यूज करेंगे तो टू नहीं आएगा, समथिंग यूज करेंगे तो पहले समथिंग यूज करेंगे तो गारंटी है कि टू लेगा यहाँ, ठीक है, तो समथिंग तब somebody। इसका पैसिव भी दो फॉर्म में बनता है, पैसिव बनाना चाहेंगे तो लिखेंगे सना was given, given the keys, the keys by me हो जाएगा, या फिर हम द कीज को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे द कीज, द कीज वर गिवन, वर गिवन टू, गिवन टू सना, गिवन टू सना बाय मी हो जाएगा, बाय मी। ये डबल ऑब्जेक्ट का काम करता है। देखिए तो ये डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस आप लोग को हम बराबर सिखाते थे, बराबर सिखाते थे हम आपको, ठीक है। इसका मतलब आंसर आपको कंफर्म बन गया कि जब somebody आगे आएगा, समथिंग पीछे होगा तो गारंटी है कि टू नहीं आएगा, यानी इसका आंसर आपका एक हो जाएगा। अब बात करेंगे सर बी, बी भी नहीं होगा, सी क्यों नहीं हुआ भाई, तो आई गेव द, प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल नहीं लगता, प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल नहीं लगता, नहीं राइट आंसर एक आएगा, आई गेव सना द कीज हो जाएगा। या फिर इसी को फिर उलट के भी लिख सकते हैं, चार नियम बता दिए एक्टिव पैसिव भी। इफ ही स्मोक्स लेस ही माइट गेट रिड ऑफ,
गेट रीड ऑफ में होता है छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना। देखिए हमें कुछ करना नहीं है, बनाइए। इफ दिख रहा होगा आपको, इफ के बाद यदि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यदि देखिए इसके बाद 3 स्ट्रक्चर चलता है, मैं पूरा डिफाइन कर देता हूँ। इफ के बाद यदि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो कन्फर्म है कि दूसरा सेंटेंस में या तो विल आएगा, या साइल आएगा, या कैन आएगा, या मे आएगा, प्लस V1 आएगा। ठीक इसी को पास्ट बनाते हैं। यदि इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा तो गारंटी है कि इधर भी बदल जाएगा रूप रंग इसका, विल का वुड हो जाएगा, साइल का शुड हो जाएगा, कन्फर्म है कि कैन का कुड हो जाएगा, पास्ट इन पास्ट मे का माइट हो जाएगा, प्लस V1 लेगा। तीसरा इसका हम यूज करेंगे कि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट यूज कर लो। इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यूज करो, हैड प्लस V3, तो गारंटी कि अगला सेंटेंस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, है ना, कुड हैव, माइट हैव, या कुड हैव, है ना, कुड हैव प्लस V3, ये प्रोसेस चलता है। 3 ही प्रोसेस तो आपको सीखना है। तो ये क्वेश्चन देखिए, बढ़े आगे। तो ये क्वेश्चन आप बनाइए हम लोग। यदि हम लिखते हैं स्मोक सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो गारंटी है कि यहाँ मे होना चाहिए था, माइट नहीं, आपकी मे होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी हटा दो, डी खत्म हो गया। यदि हम इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं तब तो कन्फर्म है कि वुड प्लस V1 दिख रहा है। जब वुड प्लस V1 दिख रहा है तो गारंटी है कि ये ऑप्शन सही होगा, सही है। बी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, हैड प्लस V3 है, जब हैड प्लस V3 है तो माइट हैव होनी चाहिए। देखो हैड प्लस V3 तो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव होनी चाहिए, या ही माइट हैव होनी चाहिए, जो नहीं लिखा हुआ, गलत हो गया। सी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या क्या कि यहाँ माइट हैव लगाया है, तो यहाँ आपको सिंपल पास्ट टेंस लगाया, जबकि सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो केवल वुड, शुड, कुड, माइट प्लस V1 आएगा। जब इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ माइट प्लस V1 होनी चाहिए, जो नहीं है, यानी राइट आंसर 1 हो जाएगा।